तो कल तक हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रवाद के राजनीतिक कारण और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्थिक कारण। तो मैंने पहले ही बताया था कि राष्ट्रवाद के बहुत सारे कारण हैं। वो आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है। तो भारत में अंग्रेज़ों ने जो आर्थिक नीतियाँ अपनाई, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि और कुटीर उद्योगों को काफ़ी धक्का लगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, तो यहाँ का जो सूत था उसका जो है सूत उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा दाम में था और उसको लोग खरीदने में सक्षम नहीं थे। तो अब आता है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों, कामगारों और अन्य वर्गों की स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई। अंग्रेज़ों की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम भू राजस्व एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित था। भू राजस्व मतलब हो गया आपका एक कर, ठीक है। स्थानीय बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। जो जमींदार कर आपका लेते थे उसको क्या करना पड़ता था, एक कुछ हिस्सा सरकार को देना पड़ता था और जमींदार किसानों से उससे कहीं अधिक लगान वसूलते थे। तो जमींदार अब जिस जमींदार को भरना है कर, तो जमींदार तो किसानों से स्वाभाविक है कि वो ज़्यादा कर लेंगे। तो अब आता है कि जितना कि सरकार को उतना देना होता था, उससे कई ज़्यादा कर वसूलते थे। अब हमको 10 रुपया देना है तो हम 15 वसूलेंगे, तब 5 रखते थे। अब आता है जब भी किसान जमींदार या महाजनों द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे तब सरकार नकदी फसलों जैसे कि नील, गन्ना, कपास, गन्ना इत्यादि की उगाही अपनी मनमानी कीमतों पर करती और इन फसलों का प्रयोग अंग्रेज अपने उद्योग में कच्चे माल के रूप में करती थी। कपास और नील उपजाने वाले किसान इस नीति से अधिक पीड़ित थे। अब आता है कि उद्योग के क्षेत्र में भी मजदूर कामगारों को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। अंग्रेज़ों ने भारत में बने कपड़े के निर्यात पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे, जबकि इंग्लैंड में मशीन से बने कपड़े पर भारत में बिक्री पर किसी प्रकार का कर या प्रतिबंध नहीं था। सरकार द्वारा 1882 में सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा दिया गया और भारत में मशीन से बना सामान इंग्लैंड से आता था और यहाँ पर कारखाना लगाए जाने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी, क्योंकि सरकार भारत में औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं थी और इसको सिर्फ एक कृषि उपनिवेश देश की तरह, कॉलोनी की तरह यूज़ करना चाहती थी। ऐसी परिस्थितियों में कामगारों को बेरोजगार होना स्वाभाविक था और कृषि और उद्योग के संक्षिप्त विवरण से हमने यह देखा कि भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग अंग्रेजी शासन के अधिक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। जनता में असंतोष की भावना एकाएक राष्ट्रीय चेतना को जन्म नहीं देती। वास्तव में यह असंतोष विभिन्न समयों पर विद्रोह के विभिन्न पहलुओं के रूप में उभरकर सामने आया। जब से कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ तब से लेकर 1857 ईस्वी में विद्रोह तक सैकड़ों विद्रोह हुए और 1857 के बाद विद्रोह की बारंबारता, जिसमें नील विद्रोह एवं पवना विद्रोह प्रमुख है। 1857 के विद्रोह ने इस और सोचने को बाध्य कर दिया कि आखिर सफलता के लिए आवश्यक योजना क्या है और भारतीय इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि लक्ष्य की स्पष्टता एवं मजबूत संस्था, परिपक्व नेतृत्व, लड़ाई के तरीके में शुद्धता और सुनियोजित आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त की जाती है। जैसा कि मैंने पहले के ही वीडियो में बताया है कि स्वतंत्रता के लिए 1857 में विद्रोह हुआ था, परंतु उस समय जो था आपसी सामंजस्य, कोई एक नीतिपूर्ण आंदोलन नहीं था। ऐसे ही लोग उठे, आंदोलन कर दिए। तो एक नीति के तहत अगर आंदोलन किया जाता तो हो सकता था कि हम लोग तब भी आज़ाद हो सकते थे। और कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रवाद के सामाजिक कारण।